स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने अपना कार्डिक सर्जरी का टॉपिक कवर किया था, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कार्डिक सर्जरी की इंडिकेशंस क्या होती हैं, कौन कौन से कट्स वहाँ पे लगते हैं, किस किस तरह के इंसिशंस दिए जाते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट होती है, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है, कौन सी क्रिटिकल कंडीशन होती है, और आप वीडियोज़ भी देख चुके हैं। आज थोड़ा सा मैं इसी टॉपिक को जो है लेके चलना चाहती हूँ, जिसके अंदर ये बताया गया है कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट केयर क्या होती है। इससे पहले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि सबसे पहले जब आपके पास कार्डिक पेशेंट आता है तो एको होती है, ईसीजी होती है, उसके अलावा उसके फर्दर टेस्ट होते हैं, एंजियोग्राफी होती है। उसमें क्या चीज़ देखी जाती है कि कहाँ पे पैथोलॉजी पेशेंट की एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि मेडिसिन के थ्रू ट्रीटेबल होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको फिजियोथेरेपी चाहिए, वो ट्रीटेबल होती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपकी मेडिसिन ट्रीटमेंट भी नहीं चल सकती, या फिजियोथेरेपी भी अकेले चलना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर आप किसकी तरफ चले जाते हैं? सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ आप मैनेजमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हैं और फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हैं। किसी भी पेशेंट के लिए डिसाइड करना मीन्स बाय द कार्डिक सर्जन कि कौन सा पेशेंट एलिजिबल है कब सर्जरी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसकी फ़ौरन से सर्जरी की ज़रूरत है, कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसकी रिपोर्ट्स में कुछ वेरिएशन है, कुछ ट्रबल है, जिसको आप रेफ़र कर देंगे कि आपने 1 महीने बाद आना है, या आपकी जो सर्जरी प्लान की गई है वो 15 दिन बाद की गई है, आपने ये मेडिसिन लेनी है, या आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है। या हो सकता है उस पेशेंट के साथ सिस्टमेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, तो पहले आपने उस चीज़ को टैकल करना है, देन आपने एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर मीन्स कार्डिक सर्जरी की तरफ जाना है। तो आपके लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होती है? प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। उसमें यही देखा जा रहा होता है कि आपका पेशेंट कितना फिट है, उसकी फ़िटनेस ऐसी है कि वो ये बर्दाश्त कर सके, उसकी इंड्योरेंस कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप असेस कर रहे होते हो। क्या एको ईसीजी चेंजेस उसकी इस तरह की है जिसमें आप अभी सर्जरी प्लान नहीं कर सकते, या कोई और पैथोलॉजी जो है वो एसोसिएटेड है विद द सिस्टमिक ऑफ कार्डिक। तो अब आपने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, आप थोड़ा सा ये देखेंगे। कार्डिक सर्जरी जो एसोसिएटेड होती है वो सिग्निफिकेंटली मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड सोशो इकोनॉमिकल कॉस्ट। हम सबको ये बात पता है कि कार्डिक सर्जरी जो है वो एक कॉस्टली प्रोसीजर है अगर आप प्राइवेटली करवा रहे होते हैं, और इसमें 50-50 चांस होते हैं पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ रही होती है। और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट जो है ना वो क्लिनिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे क्या पता लग सके कि जो प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपने पेशेंट से डिस्कस कर सके। अब ये वेरी करता है कि कौन सा प्रोसेस होने जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक पेशेंट आपके पास आता है, सडन उसका क्या हो जाता है, हार्ट कोलैप्स हो जाता है, या उसका कंडक्शन पाथवे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो आपने इमीडिएटली डिसीजन लेना होता है कि अब आपने क्या करना है। कट लगाया, पेसमेकर कट इंसिशन जो होता है आपको बताया अभी रिसेंट लेक्चर के अंदर, और वहाँ पे आपने क्या करा, पेसमेकर इंसर्ट कर दिया। तो ये बहुत फास्ट सी सर्जरी होती है जिसमें आपके पास टाइम नहीं होता, ऑन दी स्पॉट आपने डिसीजन लेना है। या अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है जिसको अटैक आया है, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या किया है कि एंजियोग्राफी आपने की और उसी के अंदर आपने एंजियोप्लास्टी भी कर दी। तो कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर आपको फ़ौरन से एक्शन लेना पड़ता है। बट इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग एल्स सर्जरी लाइक अ कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, अनदर सर्जरी जिसमें आप वॉल्व्स वगैरह को, वल्व्यूलर सर्जरी, तो उसके अंदर आपने हर चीज़ को देखना होता है। आपके पास टाइम होता है कि अब आप टाइम आपके पास है, अब आपने उसमें अपनी प्रिपरेशन की, पेशेंट को प्रिपेयर किया, अदर पेशेंट विलिंग और नॉट, उससे प्रॉपर कंसर्न लिया एंड यू गो हेड फॉर प्रोसीजर। केयरफुली आपने पेशेंट को सिलेक्ट करना होता है एंड प्रिपेयर करना होता है प्री ऑपरेटिवली। आपने हर चीज़ को देखना होता है कि किस तरह से क्या चीज़ करनी है, कितने रिसोर्सेज है, क्या करना है, ब्लड ग्रुप कितना अरेंज होना है, इसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना दिन का स्टे होगा, क्या कॉस्ट आएगी, सर्जन की फ़ीस कितनी है, एनेस्थेटिक की फ़ीस कितनी है, आपके दूसरे चार्जेस कितने हैं। सर्जिकल ऑपरेशन pre-operatively care refer to the health care provided before a surgical operation. The aim of pre-operative care is to do whatever is right to increase the success of a surgery. कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या कार्डिक रिहेबिलिटेशन होती है, और उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि पेशेंट को इस काबिल कर देना कि जो सर्जरी होने जा रही है उसका सक्सेस रेट क्या बढ़ जाए,
इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, उसके हार्ट को इतना स्ट्रेंथन कर देना। एट सम point before the operation the healthcare provider will assess the fitness of a person to have a surgery। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पेशेंट की सर्जरी से पहले उसकी फ़िटनेस लेवल भी देखा जाएगा और उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, स्क्रीनिंग होती है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। सबसे आप क्या क्या चीज़ें देखते हो जब किसी भी पेशेंट की आप सर्जरी प्लान कर लेते हो? सबसे पहले पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट, जो भी आपकी प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम है उसकी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें। कंसर्न पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपने अपने पेशेंट को भी अवेयर करना है। और दूसरा मेडिकल एंड सर्जिकल एनेस्थेटिकल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट असेसमेंट, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। अगर पेशेंट के साथ ऐसी कोई कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड है विद द लंग्स, तो फिर जीए जो आप एनेस्थीसिया आप दे रहे होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, उसकी बहुत हद तक कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो बहुत एक क्रिटिकल प्रोसीजर होता है। और पेशेंट किस में जा सकता है? डेथ हो सकती है पेशेंट की, और हाइपोक्सिया के अंदर पेशेंट जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, और अगर है हमारे पास जो वैसे भी सर्जरी हो रही होती है वो 40-50 प्लस के बाद ही हो रही होती है, और जब तक तकरीबन 80% लोग जो है हमारे डायबिटिक हो जाते हैं, 80% लोग हमारे हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट की देखनी पड़ती है। हिस्ट्री क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट की असेसमेंट आपको पता है। चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है जिसके साथ वो आ रहा है, प्रेजेंटिंग इलनेस कब से शुरू हुई, कितनी देर चलती है, कितनी सीवियर है, और क्या क्या होता है, आपको उसकी वजह से क्या क्या डिफ़िकल्टी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें भी देखनी होती है। उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, एंजाइना हुआ है, एमआई हुआ है, स्ट्रोक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट इवेंट क्या हुआ है, ठीक है, और कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, और फ्यूचरली व्हाट विल वी डू, आप कौन सी सर्जिकल प्रोसीजर आप करने जा रहे हो। उसके बाद है सर्जिकल हिस्ट्री, ये सारा वो हिस्ट्री का प्रोटोकॉल है जो आप थर्ड ईयर से कर रहे हैं कि सर्जिकल हिस्ट्री, इससे पहले तो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। लाइक अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सेकेंड हार्ट अटैक आया होता है, तो उससे पहले उनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ऑलरेडी हो चुकी होती है। ड्रग हिस्ट्री आप देख रहे होते हो कि पेशेंट कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है, ठीक है। आप अगर पेशेंट आपकी ले रहा है जैसे कि हैप्रिन हो गया, लोप्रिन वगैरह हो गए, तो ये क्या करता है, ब्लड को थिन करता है, और ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है, ब्लड लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2-3 या बल्कि अब हफ्ता दिन पहले आप ये क्या करते हो, ये जो सपोर्टिव हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं आप उसको स्टॉप करवा देते हैं। फैमिली हिस्ट्री क्या है, सोशल हिस्ट्री क्या है, आप स्मोकिंग तो नहीं करती है, अल्कोहलिक तो नहीं है, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप अपने पेशेंट को गाइड कर रहे होते हैं कि अब आपकी जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर होने जा रहा है, अब आपने जो है ये स्मोकिंग नहीं करनी है, अब आपने इसको कंट्रोल करना है। और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पेशेंट आपके पास आता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास आता है। स्पेशली देखिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर पेशेंट आ रहा है तो वो चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, डिस्निया, सिंकपी, ऑर्थोपनिया, ये पेरिफेरल एडिमा वगैरह के साथ आ रहा होता है। बट अगर कार्डिक सर्जन के पास आ रहा होता है तो कोई ना कोई वल्व्यूलर इम्पेयरमेंट होती है, स्टेनोसिस हो जाती है, और दूसरा आपका एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फिजिशियन इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, डिस्निया, इन सारी चीज़ों को अब आपने ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री देखना है कि ये सिर्फ वैसे ही आ रही है ब्लड प्रेशर की चेंजेस की वजह से, या कोई और सिस्टमेटिक चेंजेस की वजह से, या देयर इज़ नीड टू डू सर्जरी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, कोई वल्व्यूलर या कोई दूसरी पैथोलॉजी जिसकी वजह से ये कंप्लेन आ रही है, और कार्डिक सर्जरी की तरफ ही हमें जाना है। रेस्पिरेटरी कंप्लेन, जितने भी कार्डिक पेशेंट आएंगे आपको पता है कार्डियो एंड पल्मोनरी बोथ आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक सिस्टम के अंदर जो है प्रॉब्लम है तो दूसरा सिस्टम इसमें मुतासिर नहीं हो रहा हो, तो बोथ सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। इसमें डिस्निया, कफ, स्प्यूटम, वेजलिंग, हेमेटोसिस, चेस्ट पेन, वो फिर फर्दर आगे देखना है कि आपके पेशेंट को ब्रोंकिटिस तो नहीं है, ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, सीओपीडी तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से रिलेटेड कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। आपने बहुत मल्टीपल चीज़ों को देखना होता है। जीआई में क्या है, वही बातें, नोजिया, एपेटाइट, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें, एब्डोमिनल पेन, बाउल हैबिट्स वगैरह, यूरिनरी में आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिस्ट, कौन सी चीज़ है
और कौन से सिस्टम से रिलेटेड कौन सी पैथोलॉजी है, जो कि हम सारी की सारी कंसिडर कर रहे हो। की सारी की चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन से सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी पैथोलॉजी से। मेटाबॉलिक में हम देख रहे होते हैं डायबिटीज़ तो नहीं है, थायराइड डिसफंक्शन तो नहीं है, या अदर कोई ऐसी पैथोलॉजी तो नहीं है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इस चीज़ को दोबारा से बताना चाहूँगी। यू आर टेकिंग हिस्ट्री। सबसे पहले आपने वर्बल हिस्ट्री ली, ठीक है, सब्जेक्टिव हिस्ट्री ली, देन आप यू मूव टुवर्ड ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, फिर आप टेस्टिंग की तरफ चले जाएंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन की तरफ आप चले जाएंगे। तो अभी हम किधर हैं? वी आर ऑन फिज़िकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम जर्नल देखेंगे। हम सबको ये पता है, हम सब मेडिसिन के अंदर ये करके आ चुके हैं कि सबसे पहले हमने एग्जामिनेशन का जो प्रोटोकॉल है हमने स्टार्ट करना होता है जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन में, जिसमें हमने एनीमिया, जॉइंटिस, साइनोसिस तो नहीं है, क्लबिंग ऑफ द नेल तो नहीं है। आपको पता है क्लबिंग ऑफ द नेल अगर हो तो इट्स शोइंग व्हाट, इट्स शोइंग एन पैथोलॉजी रिलेटेड टू योर लंग्स। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। दूसरा हम लोकल देख रहे होते हैं, पल्सेस देख रहे होते हैं। एडिमा तो नहीं है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई कोई चेंजेस हो रही है। सिस्टमैटिक चेंजेस इन ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, पल्स, हार्ट रेट, हार्ट साउंड, पेरिफेरल एडिमा, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये जो चीज़ें हैं ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, स्किन को पैल्पेट करते हैं, परकशन करके एंड ऑस्कल्टेशन। दिस इज जनरल प्रोटोकॉल CVS से रिलेटेड। अदर सिस्टम हम रेस्पिरेटरी देख रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी में हम साउंड्स वगैरह देख रहे होते हैं, कोई व्हीजलिंग, कोई क्रेपिटेशन, इस तरह की साउंड्स तो नहीं आ रही। GIT देख रहे होते हैं। GIT के अंदर हम देख रहे होते हैं कोई पेन तो नहीं है, ठीक है ना, कोई वाटर टाइप साउंड्स वगैरह तो नहीं आ रही। आपकी CNS देख रहे होते हैं कि आपका जो ओरिएंटेशन कितनी है, आपके सारे जो है सिस्टम हैं प्रॉपरली काम कर रहे नहीं कर रहे। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट हम देख रहे होते हैं किधर प्रॉब्लम है, किधर हमने कौन से एरिया को टारगेट करना है, और उसी एरिया की हम क्या ले रहे होते हैं, इमेजेस ले रहे होते हैं प्री ऑपरेटिवली, और इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे होते हैं। फिर जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिवली क्या ले रहे होते हैं, उसी जगह की इमेजिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कार्डिक सर्जरी हुई है तो उसमें हम डिफरेंट देख रहे होते हैं, एको भी करवा रहे होंगे, ECG भी करवा रहे होंगे, ठीक है, कार्डिक CT चेस्ट भी करवा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कैन डिक्रीज द सर्जिकल रिजल्ट, सो शुड चेक फॉर द ट्रीट एन इन्फेक्शन इन प्री ऑप पीरियड। ऑब्वियसली अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सर्जरी का रिज़ल्ट आपका डिज़ायर रिज़ल्ट तो नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने प्री ऑप पीरियड में चेक करनी होती है। एयरवेज आपने असेसमेंट करनी है, असेसमेंट ऑफ डेंटेशन और लूज ऑफ डेंचर्स। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? अच्छा, ये जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास या GP के पास जाएंगे एंड इफ़ यू हैव एन कंप्लेन और डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिनकपी, पैल्पिटेशन, तो ये जर्नल एक टेस्ट होते हैं जो कि हर डिजीज़ के अंदर कॉमन होते हैं, जो करवाने पड़ते हैं। कुछ स्पेशल टेस्टिंग होती है, जैसे कि अगर आपके कार्डिक सिस्टम से रिलेटेड है तो CT चेस्ट भी हो सकता है, एको भी हो सकती है, ECG भी हो सकती है, एंजियोग्राफी इट सेल्फ इज वेल। इन्वेस्टिगेशन आपकी CBC आ गई है, आपने एनीमिया चेक करना है। एक पेशेंट आपके पास आया और एनेमिक है, सर्जरी प्लान है, तो अब आप उसको क्या करेंगे? सर्जरी तो नहीं कर सकते, तब आप उसको मेडिसिन देंगे, ठीक है, जो कि HB लेवल इंक्रीज़ करेगा। केमिकल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आप सीरम पोटेशियम लेवल देख रहे होते हैं, कैल्शियम, सोडियम लेवल, ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे होते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा रहे होते हैं, यूरिन एनालिसिस करवा रहे होते हैं, यूरिया केराटिन इनकम्प्लीट यूरिन टेस्ट हो रहा होता है, कोगुलेशन स्क्रीनिंग हो रही होती है, क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग PT टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ABGs होते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैसेस वगैरह देख रहे होते हैं, PFT, चेस्ट एक्सरेज, एकोकार्डियोग्राम, ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं ये किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं? टू फाइंड आउट कि कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है जो कि हार्ट रिदम या हेल्दी हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। दूसरा, आपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट भी आपने चेक करनी है, तो उसके लिए आप क्या करवा रहे होते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवा रहे होते हो। चेस्ट एक्सरे आप करवा रहे होते हो कि लंग्स का क्या साइज़ है, हार्ट का क्या साइज़ है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। वॉल्व वगैरह अगर आप उसमें थोड़ा सा देख रहे होते हो, स्टेनोसिस तो नहीं है, कैल्सिफिकेशन तो नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप टेस्ट कर रहे होते हैं। एकोकार्डियोग्राम नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेस्ट है दैट प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑफ द हार्ट इन मोशन एज इट बीट। जैसे कि आप कभी अल्ट्रासाउंड इमेज देखें और उसके अंदर समथिंग इज़ मूविंग, तो एको के अंदर इसी तरह से होता है कि हार्ट जो है वो पम्प आउट कर रहा है, और जहाँ पे भी कोई पैथोलॉजी होती है
तो वो उसको शो कर रहा होता है विद डिफरेंट, अब आप उसकी डिफरेंट पोर्शंस को आप कैप्चर कर रहे होते हो। जिस तरह से आप सब ने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड जब हम कर रहे होते हैं तो समटाइम वी फोकस ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने एब्डोमेन को कर लिया कि एब्डोमेन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, या हमने उधर देख लिया ओवरीज वगैरह का अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे देख लिया कोई इन्लार्जमेंट तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, इसके अलावा कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं है। तो इसी तरह से जो है एक सिस्टम, जैसे कि हार्ट है, हार्ट का कोई एक वॉल्व ले लिया और वॉल्व को भी फर्दर क्या किया, मैग्नीफाई किया तो चेकआउट कि वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। किडनी फंक्शन टेस्ट जो हेल्प करता है, पिन पॉइंट करता है कॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन, सारी चीज़ें, अगर किडनी फेलियर होगा तो आपको पता है फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। कार्डिक सर्जरी इसलिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक तो मैंने आपको पहले बताया मल्टीपल टाइम्स कि लेट एडल्ट में हो रही होती है, दूसरा जब आप 40, 50 या 50 क्रॉस कर रहे होते हो, लेट एडल्टहुड की तरफ जाते हो, तो बहुत सारी डिजीज़ आपके साथ एसोसिएट हो जाती है, जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है, आपको रीनल डिजीज़ हो जाती हैं। अक्सर लोगों को अक्सर लोग आपके ऐसे होते हैं जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं और उनकी क्या चल रही होती है, डायलिसिस वगैरह चल रही होती है। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ चल रही होती है, अक्सर पेशेंट को COPD हो जाता है, अक्सर पेशेंट को लंग्स प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन के साथ आपका पेशेंट जो है वो सर्जरी के लिए आता है और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल द कार्डिक सर्जन कि किस तरीके से आपने ट्रीट करना है। पहली चीज़ है वो लोग सिस्टम को भी ट्रीट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये सिस्टम के साथ एसोसिएटेड डिजीज़ ऑफ द अदर सिस्टम भी आपके साथ क्या है इस वक्त मौजूद है और उनको देखते हुए आपने डिसीजन लेना है। एंड द रोल ऑफ एनेस्थेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी सारी पैथोलॉजी के साथ आपकी मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके जो कार्डिक सर्जरी होती है वो जनरल एनेस्थीसिया में होती है और उसमें बहुत मुश्किल होता है एनेस्थेटिक के लिए GA के अंदर सारी चीज़ें मेनटेन करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। स्ट्रेस टेस्ट हो रहा होता है, उसके अंदर हम क्या करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवा रहे होते हैं एक्सरसाइज वगैरह करवाने के बाद। फॉर पीपल हु कैनॉट एक्सरसाइज वेल द हार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय द मेडिकेशन। स्ट्रेस टेस्ट होता है, ट्रेडमिल के ऊपर पेशेंट को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं इतनी देर आपने भागना है, ठीक है, और एको साथ साथ हो रही होती है। जब वो पेशेंट जो आपको एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख रहे होते हैं कि स्ट्रेस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ये पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके हार्ट के ऊपर आ जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये पेशेंट किस तरीके से अपना काम करता है, सॉरी मीन्स हार्ट किस तरह से, तो उसकी एक्टिविटी को थोड़ा चेक कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे ओबीस पेशेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा बूढ़े पेशेंट होते हैं तो ट्रेडमिल पे चल के भागना या एक्सरसाइज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो फिर मेडिकेशंस दे देते हैं जो कि क्या करवा रही होती है, टैकीकार्डिया करवा रही होती है, और टैकीकार्डिया फॉर्म के अंदर वो उसकी एको लेते हैं ताकि वो देख सकें। ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी होती है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है यूजिंग एन अल्ट्रासाउंड डिवाइस दैट इज़ पास इनटू द esophagus of the patient to create a clear image of the heart muscle and other part of the heart। कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो फिर अब आपने क्या कर रहे हैं, आप किसकी तरफ चले गए, ट्रांसएसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी की तरफ अब आप चले गए और उसमें आपने सारी चीज़ें देखनी है। एंजियोग्राम के अंदर क्या होता है कि an X-ray radiographic study of the blood vessels and angiogram use a radio opaque substance or the contrast medium। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, एक डाई फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है या जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है या स्कैरिंग वगैरह हो रही होती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल या आपकी कोई भी आर्टरी, आपकी कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है, तो वो क्या कर रहा होता है, जब आप डाई मीडियम दे रहे होते हो तो वो आपको कलर शो कर रहा होता है ना, मतलब मोटा सा कि ब्लूइश आपको शो हो रहा होगा, पर्पल, इट डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह के डाई दे रहे हो, किस तरह के जो है वो आप दे रहे हो, एंजियोग्राम दे रहे हो। ब्लड वेसल्स को फिर अब आप क्या कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो कि भाई कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये सारे के सारे टेस्ट, ये जितने भी मैंने आपको बताए, इनकी हर टेस्ट की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और विदाउट दीज टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कोई भी कार्डिक सर्जन कोई भी सर्जरी जो है वो प्लान नहीं कर सकता। ये रिगार्डिंग टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। प्री ऑपरेटिव पेशेंट से क्या होता है, अब सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, हर चीज़ के लेवल्स आपके पास आ गए। अब आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले इन्फॉर्म कंसर्न, जो कि आप
अटेंडेंट से साइन करवा रहे होते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसीजर, तो यू नीड अ कंसर्न सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट मीट पेशेंट प्रायर टू द सर्जरी टू आइडेंटिफाई द। हो रहा होता है कि जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी प्लान होती है तो क्या होता है, किसी भी ऑपरेशन के अंदर, किसी भी टर्शियरी केयर सेटअप के अंदर, इट्स वेरी नेसेसरी बिफोर डूइंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर, आपके जो सर्जन है और एनेस्थेटिस्ट हैं उनकी मुलाकात होती है अपने पेशेंट से, वो बताते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि आपके साथ क्या क्या प्रोसीजर होने जा रहे हैं, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने कौन सी एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आपने फॉलो करनी है, कितने घंटे पहले आपने कुछ खाकर नहीं आना है। क्लियर? और वो उससे क्या डिस्कस कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। पोस्ट एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता रहे होंगे कि हम आपको जी देने जा रहे हैं, हो सकता है जब आपको होश है तो क्या हो सकता है, आपको स्प्यूटम जो है ना वो आपके लंग्स में हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कफ हो रही हो, आपके जो स्टिचेस हैं वो आपको पेन करे, तो आपकी चेस्ट फिजियोथेरेपी होगी, जिसके बाद परकशन करके वो जो स्प्यूटम है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। कि डिफरेंट प्रोसीजर जो कर रहे होंगे, या फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके साथ क्या प्रोसीजर करने वाले, तो ईच एंड एवरीथिंग ये क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एनपीओ पे जाना होता है, कुछ नहीं खाना होता है 6 से 8 घंटे पेशेंट को, कैथेटर पेशेंट को लगाया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है गिवन एन आवर प्रायर बिफोर सर्जिकल इंसेशन। उससे क्या होता है, एक कवर मिल जाता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट आपका डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, किसी शॉक में ना चले जाए। प्रिपेयर किया जाता है पार्ट का, स्क्रबिंग वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें और दी जाती हैं पेशेंट को, एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं ताकि पेशेंट का क्या हो, क्लॉटिंग नहीं जमा हो, इस तरह से स्ट्रोक्स वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑपरेशन एस्प्रिन एंड Clopidogrel has a significant effect in diminishing platelets, increase post-operatively blood loss। ये मैंने अभी आपको बताया, एस्प्रिन वगैरह को बंद कर दिया जाता है 7 से 10 दिन पहले या हफ्ता पहले, जो भी पेशेंट ले रहा होता है उससे क्या होता है, ब्लड लॉस हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अनलेस देयर इज़ अनस्टेबल एंजाइना, अगर पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है तो फिर वो ये इतने दिन पहले नहीं बंद कर सकते, 2 या 3 दिन पहले ही वो लोग बंद कर सकते, ठीक है। तो कंडीशन भी रूल आउट करनी है कि पेशेंट को है क्या, कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सी नहीं देनी। डिजॉक्सिन जो है वो कंटिन्यू होगी टिल द डे बिफोर द ऑपरेशन। ये मेडिसिन है डायूरेटिक इन पोटेशियम सल्फेट्स, ये भी सारे के सारे देने हैं बिफोर द ऑपरेशन। ये मेडिसिन हैं बीटा ब्लॉकर्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी प्लेटलेट्स, ये सारी की सारी जो मेडिसिन हैं ये पेशेंट की चलती रहेंगी, ठीक है। एंटीप्लेटिलेट्स शुड बी विड्रॉन अ वीक बिफोर सर्जरी, एंटीप्लेटिलेट्स आपने नहीं देनी। एनसेट्स वगैरह जो है ना वो भी आपने डिसकंटिन्यू कर देनी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं बिकॉज इसके अंदर जो है ना वो कैल्शियम तो होता है, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम या डाइक्लोफेनिक कैल्शियम सोडियम होती है, ये सारी की सारी क्या करवा रही होती है, जो आयनिक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट होती है, जहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे होते हैं वहाँ पे जाके इंटरफेयर कर रही होती है, तो इट विल बी द मोर प्रॉब्लमेटिक टू द पेशेंट कि ये सारी चीज़ें। और फिर वंस द पेशेंट स्टेबल, उसका वापस से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जब तक कि वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट थेरेपी पर ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर। वही वाली बात है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। अब पेशेंट का क्या हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गई, पहली कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट शॉक में जा सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि एनेस्थीसिया के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑन सम पेशेंट, तो फिर एनेस्थीसिया का रिएक्शन भी हो सकता है। अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि किडनी फेलियर में जा सकता है, हार्ट एरिथमियाज हो सकता है, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट, ये सारी की सारी स्ट्रोक वगैरह। एज सुन एज द प्रोसीजर फिनिश्ड, डेथ इज़ पॉसिबल एंड अकर अबाउट 3% ऑफ द पेशेंट हु हैव कार्डिक बाईपास सर्जरी। मैंने आपको बताया ये बहुत मेजर प्रोसीजर होता है और ये बहुत रिस्की प्रोसीजर होता है, और इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट जो है ना वो सर्वाइव ना कर पाए। तो इसका क्या रीज़न होता है, इसका एक रीज़न ये होता है कि पेशेंट के साथ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम भी चल रही होती है, ऑलरेडी वो इतनी सारी डिजीज़ में जकड़ा हुआ होता है कि फिर एक और ऑपरेशन उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, या वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाए। थैंक